नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, विक्रम सर्व शिक्षा समिति के तत्वाधान में एमपीपीएससी 2020 के लिए मेगा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज का टेस्ट है दोस्तों, जो कि 5वां टेस्ट होगा, विज्ञान एवं पर्यावरण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पीएससी 2020 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इस मेगा टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित की जाती है और हमारा पता है फेसबुक पेज पे वीएस एजुकेशन बाय विक्रम सिंह। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, एमपीपीएससी 2020 बाय वीएस एजुकेशन। दोस्तों, इस पेपर का विस्तृत विवरण द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शाम 6 बजे से लाइव किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भुवन इसरो द्वारा निर्मित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एक सॉफ्टवेयर, एक लघु उपग्रह, एक शैक्षणिक उपग्रह और एक वाणिज्यिक इकाई। दोस्तों, भुवन इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिसमें भारत के किसी भी क्षेत्र को इंटरनेट पर 3D रूप में देखा जा सकता है। इसमें भारत के लगभग 300 शहरों की तस्वीरें उपलब्ध हैं। यानी क्या है दोस्तों, भुवन एक सॉफ्टवेयर है। लघु उपग्रह की बात कर लें तो इसरो द्वारा निर्मित लघु उपग्रह का नाम है सरल, जबकि शैक्षणिक उपग्रहों की बात करें तो इसरो के द्वारा एजुसैट, सत्यभामा, स्वयं, जुगनू, यूथसैट जैसे शैक्षणिक उपग्रह निर्मित किए गए हैं भुवन के इसरो के द्वारा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, जो कि इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है जिसका गठन इसरो ने 1992 में किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। दोस्तों, गोल्डन राइस आनुवांशिक रूप से विकसित धान की लाभप्रद किस्म है जिसमें मुख्य पाया जाता है बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है दोस्तों? बीटा कैरोटीन। विटामिन ए का निर्माण बीटा कैरोटीन के संश्लेषण के कारण ही होता है। बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण चावल का रंग सुनहरा हो जाता है, जिसे हम गोल्डन राइस कहते हैं। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है और गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह पाया जाता है बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, एक तथ्य और जुड़ा है। गोल्डन राइस के अनुसंधान से जुड़े हैं भारतीय कृषि वैज्ञानिक गुरुदेव सिंह खुश। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, गुरुदेव सिंह खुश किसके अनुसंधान से जुड़े हैं? तो इस गोल्डन राइस के अनुसंधान से जुड़े हुए हैं कृषि वैज्ञानिक गुरुदेव सिंह खुश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगल मिशन का प्रक्षेपण, मिशन ऑफ मार्स का प्रक्षेपण किस अंतरिक्ष यान के द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, PSLV C11, PSLV C25, PSLV C37 और PSLV C45। दोस्तों, मिशन ऑफ मार्स, मंगल मिशन की कक्षा में इसरो ने एक इतिहास रचा और पहली बार सफलता प्राप्त की। PSLV C45 के जरिए, C25 के जरिए मंगल की कक्षा में मंगलयान का सफलता पूर्वक प्रक्षेपण किया गया और इसरो दुनिया का चौथा ऐसा अंतरिक्ष संस्था बनी जिसने मंगल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन, नासा तथा सोवियत संघ ने मंगल मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। दोस्तों, PSLV की बात करें, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C11 के जरिए वर्ष 2008 में चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। C37 के जरिए इसरो ने इतिहास रचते हुए 6 अलग अलग देशों के 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया वर्ष 2017 में। और मिशन ऑफ मार्स, मंगल मिशन का प्रक्षेपण किया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C25 के जरिए वर्ष 2013 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ, रांची, हैदराबाद और मैसूर। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है दोस्तों कर्नाटक के मैसूर में। CSIR की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक लेबोरेटरी है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। इसे स्थापित किया गया था दोस्तों वर्ष 1950 में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? मैसूर में। वर्तमान में इसके डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं KSM राघव राव। लखनऊ में बात कर लें दोस्तों तो लखनऊ में स्थित है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। रांची में केंद्रीय लौह अनुसंधान संस्थान स्थित है रांची में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों डेट थी 2 और 3 दिसंबर वर्ष 1984। भोपाल शहर के में पेस्टिसाइड कंपनी यूनियन कार्बाइड में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस के लीक होने से अफरा तफरी मच गई और लाखों की संख्या में इसमें लोग मारे गए और दुनिया की बृहद गैस ट्रेजेडी में नाम आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी का। कब हुई थी? वर्ष 1984 में। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 2022, 2025, 2024 और 2030। दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय 2017 में जारी की थी। इसके पूर्व भारत में स्वास्थ्य नीति आई थी वर्ष 2002 में। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना था। इसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे दोस्तों? 2025 तक जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसे 67.5 से ले जाकर 70 करना। इसके अलावा जो कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, उसे 2.1 पर लाना। एड्स के लिए लक्ष्य रखे गए थे दोस्तों 90%, 90:90 ये लक्ष्य रखा गया था एड्स बीमारी के लिए। यानी 90% लोग HIV स्थिति के बारे में जानें, 90% लोग चिकित्सा प्राप्त करें और 90% लोग ठीक हो सकें, ये लक्ष्य रखा गया था एड्स के लिए। जबकि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस उन्मूलन के लिए लक्ष्य रखा गया था वर्ष 2025 तक। 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों सबसे पहले जानते हैं दूरदृष्टि दोष होता क्या है और यह किस कारण से होता है। दूरदृष्टि दोष से तात्पर्य है दोस्तों कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और ऐसा होता है दोस्तों जब लेंस की क्षमता, आंखों के जो लेंस है उसकी क्षमता घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और जो निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस कारण से दूरदृष्टि दोष की समस्या आती है और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा कब की गई? ऑप्शन दिए गए हैं 25 सितंबर 2014, 25 दिसंबर 2014, 25 सितंबर 2015 और 25 दिसंबर 2015। दोस्तों इंद्रधनुष कार्यक्रम बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने लागू किया था, शुरुआत की थी इसकी। यह बच्चों एवं महिलाओं के संपूर्ण टीकाकरण के उद्देश्य इसकी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर वर्ष 2014 को। 25 दिसंबर को दोस्तों क्या होता है? इस दिन मनाया जाता है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन वर्ष 2014 में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें बच्चों एवं महिलाओं को टीकाकरण
इसमें 7 बीमारियों का टीकाकरण शामिल किया गया था। उन बीमारियों के नाम हैं दोस्तों, डिप्थीरिया, काली खांसी पर्ट्यूसिस, टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी तथा खसरा मीजल्स। इन 7 बीमारियों का टीकाकरण कवर किया गया था मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गगनयान मिशन के लिए निर्मित रोबोट का नाम दिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं रक्षा मित्र, पवन मित्र, अंतरिक्ष मित्र और व्योम मित्र। आइए जानते हैं दोस्तों गगनयान मिशन क्या है। भारत की अंतरिक्ष संस्था इसरो का यह एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है गगनयान मिशन। वर्ष 2022 तक मानवयुक्त अंतरिक्ष यान भेजने की योजना है इसरो की। स्पेस पे मानवयुक्त अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा गगनयान के द्वारा। इसके लिए इसरो ने एक हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट विकसित किया है जिसका नाम दिया गया है व्योम मित्र। यह अंतरिक्ष पर यह मानव रूपी रोबोट है, हाफ ह्यूमैनॉइड है जिसका नाम दिया गया है व्योम मित्र। यह अंतरिक्ष के टोह के लिए सबसे पहले व्योम मित्र को ही भेजा जाना है। दोस्तों भारत सरकार ने इस मिशन के लिए 10,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है और इस मिशन के लिए भारत को तकनीकी रूप से मदद कर रहा है रूस देश भारत को तकनीकी रूप से मदद कर रहा है। इस मिशन के लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा गया है तथा इसरो ने HSFC ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना की है इस मिशन के लिए बेंगलोर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया है। दोस्तों फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भारत सरकार के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने, किसानों की आय में वृद्धि करने, वस्तुओं के मूल्य वर्धन तथा खराब होने वाली वस्तुओं को टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मेगा फूड देश के विभिन्न हिस्सों में मेगा फूड स्थापित किए हैं। अब तक कुल 42 मेगा फूड्स को मंजूरी भारत सरकार ने दी है और इनमें से सबसे पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था जिसका नाम था श्रीनी मेगा फूड पार्क, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। ये देश का पहला मेगा फूड पार्क है। फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में भारत सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं श्रीमती हरसिमरत कौर और हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर ने जोरम मेगा फूड पार्क मिजोरम में इसकी आधारशिला रखी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन चिकित्सा पद्धति सोवा रिकवा किन क्षेत्रों में प्रचलित है। ऑप्शन दिए गए हैं पूर्वोत्तर, तिब्बत, हिमालय, तराई क्षेत्र, दक्षिण भारत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्राचीन चिकित्सा पद्धति है सोवा रिकवा। यह हिमालय, तिब्बत तथा तराई क्षेत्रों में बेहद प्रचलित है। इससे गंभीर बीमारी जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस, गाठिया जैसे बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और यह प्रचलित दोस्तों तराई क्षेत्रों में। इनमें शामिल है लेह, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे राज्यों में बेहद प्रचलित है सोवा रिकवा पद्धति। और यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों, तो यह करती है आयुष मंत्रालय के तहत। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया वर्ष 2014 में। इसमें शामिल किया गया है सोवा रिकवा पद्धति को। हाल ही में भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय सोवा रिकवा संस्थान की स्थापना की है लेह लद्दाख में राष्ट्रीय सोवा रिकवा संस्थान की स्थापना की गई है आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। और यह चिकित्सा पद्धति प्रचलित है दोस्तों हिमालय, तिब्बत तथा तराई क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और डॉक्टर रतन लाल। दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1987 में
विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा, और नॉर्मन बोरलॉग जो कि जाने माने वैज्ञानिक थे उनके द्वारा उनकी पहल से यह विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1987 में। और कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और पहला खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया था वर्ष 1987 में। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर CSIR के, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रथम डायरेक्टर थे शांति स्वरूप भटनागर। भारत में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को व्हाइट रेवोल्यूशंस के लिए जाना जाता है। दुग्ध क्रांति के लिए भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। दोस्तों, डॉक्टर रतन लाल, ये नाम याद रखिएगा। वर्ष 2020 में भारतीय मूल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया है। यानी हाल ही में जो अभी घोषणा हुई है विश्व खाद्य पुरस्कार की, उसमें डॉक्टर रतन लाल जो कि भारतीय मूल के कृषि वैज्ञानिक हैं, इन्हें नामित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक टेसी थॉमस किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, रक्षा प्रणाली, चिकित्सा, IT और बायोटेक्नोलॉजी। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक टेसी थॉमस हैं। इन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के विकास में महती भूमिका निभाई है। रक्षा वैज्ञानिक टेसी थॉमस ने अग्नि मिसाइल परियोजना से शुरू से जुड़ी रही हैं टेसी थॉमस, और अग्नि 5 में महती भूमिका निभाई है टेसी थॉमस ने। यानी इनका संबंध है रक्षा प्रणाली से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा साइबर अपराध है? ऑप्शन दिए गए हैं, हैकिंग, वॉर्म अटैक, वायरस अटैक और उपरोक्त सभी। दोस्तों, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चुरा लेना या उनसे हस्तक्षेप, अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप साइबर अपराध कहलाता है। और इसके अंतर्गत हैकिंग, वॉर्म अटैक और वायरस अटैक सभी आते हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी की सूचनाओं को कंप्यूटर द्वारा एकत्रित करके किसी आपराधिक कार्य के लिए इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड्स है। कंप्यूटर की सूचनाओं को एकत्रित करके उसका आपराधिक कार्य के लिए इस्तेमाल करना, उसे कहते हैं दोस्तों स्पूफिंग। स्पूफिंग का हिंदी में मतलब होता है चकमा देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। दोस्तों, भारत में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2002 में, बायोडायवर्सिटी एक्ट। इसी एक्ट के तहत 1 अक्टूबर वर्ष 2003 को नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया, और ये स्थापित की गई दोस्तों चेन्नई में। कब किया गया है? 1 अक्टूबर 2003 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में मुख्यतः कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, कॉपर, जिंक, आयरन, लेड। दोस्तों, ई वेस्ट वर्तमान विश्व परिदृश्य में बहुत बड़ी समस्या है। इससे इनके वेस्ट से, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बहुत से हानिकारक तत्व जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं और ह्यूमन को, प्रजातियों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो मोबाइल अगर फ़ोन ई कचरे में बदलता है तो इसमें मुख्यतः पाया जाता है कॉपर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन दिए गए हैं, वृक्ष, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल और केरोसिन।
दोस्तों क्लोरोफ्लोरो कार्बन का मुख्य स्रोत होता है रेफ्रिजरेटर। इससे CFC निकलता है और यह ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य द्वारा आने वाली परावैक्निक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, क्योंकि यह ह्यूमन स्किन के लिए ब्लड कैंसर की समस्या हो जाती है, बहुत हार्मफुल है। दोस्तों ओजोन परत संरक्षण की दिशा में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें यह तय किया गया कि 16 सितंबर, और ये कब हुआ, वर्ष 2015 में 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल हुआ है ओजोन परत संरक्षण के लिए, उसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा के मॉन्ट्रियल में ओजोन परत संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रीन इकोनॉमी अवधारणा किसके नेतृत्व से संचालित है? सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ग्रीन इकोनॉमी हरित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें विश्व के सभी देशों द्वारा सार्वजनिक और निजी निवेश करते समय यह ध्यान रखा जाए कि कार्बन उत्सर्जन या उससे होने वाले प्रदूषण में कमी लाई जाए। यही है ग्रीन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट। और यह कॉन्सेप्ट अवधारणा पृथ्वी 20 अर्थ 20 जो समिट हुई थी, कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इस पे सहमति बनी थी ग्रीन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट पे। और इसका नेतृत्व कर रहा है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण की दिशा में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। IUCN की बात करें दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। यह प्रकृति के संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाली एक संस्था है IUCN। और IUCN के द्वारा जारी की जाती है रेड डेटा बुक, रेड डेटा लिस्ट। इसमें जो एंडेंजर्ड है, मोस्ट एंडेंजर्ड, वल्नरेबल जो स्पीसीज है, उनकी लिस्ट जारी की जाती है IUCN के द्वारा। और IUCN का हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। दोस्तों भारत सरकार ने गैंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है, जो कि स्थित है दोस्तों बिहार में, जहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियां क्या कहलाती हैं? इकोटोन सबसे पहले होता क्या है दोस्तों? इकोटोन दो इकोसिस्टम्स के मध्य का संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है। दो अगर अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं, दोनों को जोड़ता है ये, इसे बोला जाता है इकोटोन। और इकोलाइन क्या होता है दोस्तों? दो इकोसिस्टम्स को अलग करता है। और इस क्षेत्र में यह जो एक संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है जिसे इकोटोन कहा जाता है, दो बायोम्स के मध्य का, इसमें जो मुख्यतः प्रजातियां पाई जाती हैं प्रचुर मात्रा में, उन प्रजातियों को कहा जाता है एज प्रजातियां। यह एक संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटकर, आर्थर टैंसले और अर्नेस्ट हैकल। दोस्तों इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इस शब्द का प्रतिपादन किया था अर्नेस्ट हैकल ने वर्ष 1935 में। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो इन्होंने डार्विन की थ्योरी दी तथा एवोल्यूशन से थ्योरी, इससे संबंधित थ्योरी चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। रॉबर्ट विटकर, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन
वर्गीकरण किया था 5 भागों में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था रॉबर्ट बिटकर ने, और आर्थर टेंसले ने इकोसिस्टम्स को परिभाषित किया, इकोसिस्टम्स को आर्थर टेंसले ने, और इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया था अर्नेस्ट हैकल ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। दोस्तों, मूंगा चट्टानें कोरल रीफ होते क्या है? यह जैव विविधतापूर्ण, मतलब जैव विविधता से भरपूर अंतः सागरी मरुस्थलीय कृतियाँ होती हैं। यह चूना प्रधान चट्टानें हैं, और ये जो विकसित होती हैं ये दोस्तों 25 डिग्री नॉर्थ से लेके 25 डिग्री साउथ के मध्य इनका विकास होता है। इनके लिए औसत टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, तथा सागरी लवणता होनी चाहिए 25 से लेके 30% तक। इन क्षेत्रों में कोरल रीफ का विकास होता है। दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान कोरल बैरियर रीफ है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और भारत में पूछा गया है कि कौन सा कोरल रीफ नहीं है, तो मन्नार की खाड़ी में कोरल है, लक्षद्वीप भी कोरल रीफ है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह भी कोरल रीफ से बना हुआ क्षेत्र है। जबकि खंबात की खाड़ी जो कि अरब सागर में स्थित है, यह मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। दोस्तों, खंबात की खाड़ी से प्रसिद्ध में क्या है? खंबात की खाड़ी में मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी का ड्रेन होता है खंबात की खाड़ी में, और यह मूंगा चट्टान से बना हुआ क्षेत्र नहीं है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समताप मंडल की ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं समताप मंडल। यह एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, दूसरी लेयर होती है। सबसे पहले होती है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल की लेयर पाई जाती है, लगभग 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में, और इसमें है ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर पाई जाती है, यह सूर्य के द्वारा आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों के पृथ्वी से आने से मानव स्किन को कैंसर का खतरा होता है, और इस परत की मोटाई का जो मेजरमेंट किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों डॉप्सन इकाई के द्वारा। समताप मंडल में जो सारे हवाई जहाज, वायुयान वगैरह समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें यह मंडल मौसमी हलचलों से मुक्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बरा पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य को याद करते हुए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की स्थापना की गई है भारत सरकार के द्वारा, और इसके अंतर्गत 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अमृता देवी राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव है, उस गांव में इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद कार्य किए। उन्हें याद करते हुए भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की स्थापना की। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि पर्यावरण क्षेत्र, दुनिया में पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? पर्यावरण एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, या इसे ऐसा कहा जा सकता है कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, टॉयलर अवार्ड को। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है टॉयलर अवार्ड, जिसे एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समतुल्य रखा गया है। और वर्ष 2019 में भारत के पवन सुखदेव को टॉयलर अवार्ड से नवाजा गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, कि पवन सुखदेव को टॉयलर अवार्ड से नवाजा गया है वर्ष 2019 में, टॉयलर अवार्ड, जिसे दुनिया में पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व हैं। ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटाश और आयरन।
तो दोस्तों पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK, और इनके लिए एक आदर्श रेशियो होता है नाइट्रोजन का 4 हिस्सा, 2 हिस्सा पोटेशियम का, और फास्फोरस का और पोटेशियम का 1 हिस्सा। अगर 1 हिस्सा पोटेशियम का रखा जाता है तो उसका डबल फास्फोरस का, और फास्फोरस का डबल नाइट्रोजन का हिस्सा रखा जाता है, और ये पौधों में मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन भारत में बागवानी क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हेतु भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई थी मई 2005 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत फल, सब्जी, मसाले तथा सुगंधित पेड़ आदि शामिल किए गए हैं, इनके उत्पादन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या उपरोक्त सभी। दोस्तों यदि भूमि में फर्टिलाइजर्स का एक्सेस अधिक उपयोग किया जाता है तो उसके कारण ये सभी समस्याएं आती हैं, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और वायु प्रदूषण, ये सभी समस्याएं आती हैं। निष्कर्ष कैसे होता है दोस्तों? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, प्रथम शिखर सम्मेलन +5 1997 और कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, कार्बन व्यापार, कार्बन ट्रेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों कार्बन व्यापार या कार्बन ट्रेड CO2 के गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है, और कार्बन व्यापार पे जो सहमति बनी थी वो बनी थी दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल में। कहाँ पे बनी थी? क्योटो प्रोटोकॉल में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधी दोस्तों ओजोन परत संरक्षण से यह प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। ओजोन के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जबकि कार्बन व्यापार संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल से, CO2 के गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से। प्रथम विश्व पृथ्वी जलवायु सम्मेलन की बात करें दोस्तों तो यह हुआ था वर्ष 1989 में, और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? जिनेवा में हुआ था, जिनेवा में हुआ था, और यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। प्रथम विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन, फर्स्ट अर्थ समिट जो हुई थी, जिसमें 21 पर्यावरण विकास के लिए 21 सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया था, जिसका नाम दिया गया था एजेंडा 21, और ये कब हुआ था दोस्तों? वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। जबकि पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 जिसे 97 नाम दिया गया है, ये हुआ था दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल में। इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, क्योटो में हुआ था, और इसमें वैश्विक तापमान में कमी लाने पर सहमति बनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न को सुमेलित कीजिए। कृषि क्रांति दी है और वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उपभोग वृद्धि से, जबकि गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से, और इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है समस्त कृषि क्रांतियों से। और इसमें आप ऑप्शन देखें दोस्तों तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इंद्रधनुष क्रांति है समस्त कृषि क्रांति से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन। तो दोस्तों कहा जाता है उसे ग्रीन कार्बन।
क्या कहा जाता है? ग्रीन कार्बन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधों और मिट्टियों में संग्रहित हो जाते हैं उसे कहा जाता है ग्रीन कार्बन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन दिए गए हैं समुद्र, घास के मैदान, वन और पर्वत। तो दोस्तों वेल नोन है कि विश्व का विशालतम इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र। ओशियन विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैविक खेती के अवयव हैं। जैविक खेती में क्या क्या शामिल होते हैं? जैविक खरपतवार नियंत्रण, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन, कार्बनिक खाद और जुताई रहित खाद। ऑप्शन दिए गए हैं 1, 3, 4, केवल 2, 4, 1, 2, 3 या उपरोक्त सभी। दोस्तों जैविक खेती से तात्पर्य है सूक्ष्म जीवों तथा नेचुरली जो पेड़ पौधे इनसे मिला कर इनको ही मतलब इनका ही प्रयोग किया जाता है इस खेती में, यानी जैविक खरपतवार। बायो फर्टिलाइजर्स प्रयोग किए जाते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एजोबैक्टर, एजोला इत्यादि, और जैविक कीट का भी प्रयोग किया जाता है, कार्बनिक खाद। और इससे संबंधित नहीं दोस्तों जुताई रहित खेत, ये अवधारणा इसका अवयव नहीं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी 1, 2, 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से एक गैसें जो है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी नहीं है? वाटर वेपर, जलवाष्प, ये ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी शामिल है दोस्तों, मीथेन भी शामिल है, और नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और यह ग्रीन हाउस गैसेस में नाइट्रोजन को शामिल नहीं किया जाता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिक पदछाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है दोस्तों, पारिस्थितिक पदछाप कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, समुद्री अपतरण, समुद्री आवृतबीजी, जलीय ब्रायोफाइट्स। तो दोस्तों जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन इकोसिस्टम्स में, उन्हें कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं समुद्री वातावरण में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न आदि क्षेत्रों में किन्हें रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन दिए गए हैं चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या वूलर झील। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों रामसर है क्या। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में ईरान के रामसर में 1971 में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था जिसमें दुनिया भर की वेटलैंड्स, आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने पर सहमति बनी थी। कब? रामसर साइट्स में। और यह किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यह आयोजित कराया गया था। और इसमें दुनिया भर की आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत इस समझौते के तहत शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 में, और भारत में भी रामसर साइट्स के अंतर्गत कुल 37 साइट्स को संरक्षित किया जा रहा है। कुल 37 रामसर साइट्स हैं भारत में। चिल्का झील तथा केवलादेव पहली बार इन्हें रामसर साइट्स में शामिल किया गया। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है दोस्तों राजस्थान में, और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यहाँ पे दुनिया का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कैम्बुल लामजाओ लोकटक झील में, और वूलर झील है जम्मू एंड कश्मीर में। ये सभी भारत में इन्हें रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी रामसर साइट्स में इन्हें
शामिल किया गया है। चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बूलर झील, ये सभी रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन दिए गए हैं, धान का खेत, वन, घास का मैदान या झील। दोस्तों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स कौन सा बनाया गया? तो दोस्तों वन ये नेचुरली इकोसिस्टम्स है, घास का मैदान ये भी नेचुरल है, और झील भी नेचुरली ही होती है, आर्टिफिशियल होती है। लेकिन इनमें से जो है, इनमें से धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऑप्शन दिए गए हैं, शैवाल, कवक, लाइकेन और फर। तो दोस्तों लाइकेन, इन्हें प्रदूषण संकेतक पौधा कहा जाता है। ये एल्गी यानी शैवाल और फंजाई दोनों के मध्य सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है एल्गी और कवक का। ये कौन करता है? लाइकेन। और ये प्रदूषण संकेतक पौधा है, यानी जहाँ पे प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन के पौधे उग जाते हैं। और यह शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है लाइकेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा जल, थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल, विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उनको उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, यूट्रोफिकेशन, नाइट्रोफिकेशन, अमोनिफिकेशन या बायो रेमेडिएशन। दोस्तों ये इस प्रकार के प्रदूषण के उपचार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है बायो रेमेडिएशन, यानी जैविक उपचार कहा जाता है। सुपोषण, यूट्रोफिकेशन क्या है दोस्तों? इसमें किसी क्षेत्र में एक प्रजाति एक्सेस हो जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण दूसरी प्रजाति संकट की स्थिति में आ जाती है, और इसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, सुपोषणीयता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, राइबोसोम, क्रोमोसोम, प्लाज्मा और लाइसोसोम। तो दोस्तों जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं क्रोमोसोम इनमें पाए जाते हैं जीन, और जीन में होता है दोस्तों डीएनए, और डीएनए के द्वारा ही वंशगति वाहक इन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम को, मतलब अनुवांशिक लक्षण पिता से संतान में लाए जाते हैं। राइबोसोम को दोस्तों इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। और लाइसोसोम ये शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम आता है, और इसे सुसाइड वेसल्स भी कहा जाता है लाइसोसोम्स को। दोस्तों अभी पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने मूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे डेली करंट अफेयर तथा मंथली करंट अफेयर में, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण आप जनवरी से लेके अगस्त माह तक उपलब्ध है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, रूमेटी हृदय रोग, WBC में कमी या रक्त का स्कंदन ना होना। तो दोस्तों हीमोफीलिया एक जेनेटिकली बीमारी है, जिसके कारण अगर किसी को हो जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता, रक्त का स्कंदन नहीं होता, और इसके द्वारा मृत्यु भी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त कण से होता है? किसके कारण एटाई रोग हो जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, पारा, निकिल, कैडमियम और सीसा। दोस्तों एटाई रोग हो जाता है कैडमियम के कारण। कैडमियम के कारण एटाई रोग हो जाता है। इसके कारण जोड़ों में दर्द होता है। एटाई रोग अगर हो गया तो जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं आती हैं एटाई रोग को, और यह होता है कैडमियम के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? ऑप्शन दिए गए हैं, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और डीजल। तो दोस्तों
इनमें से स्वच्छतम ईंधन के रूप में जाना जाता है नेचुरल गैस स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू, स्वाइन फ्लू। दोस्तों H1N1 वायरस का संबंध होता है स्वाइन फ्लू से। यह एक वायरस है जिसका वाहक होते हैं स्वाइन, और बेहद गंभीर बीमारी दोस्तों, इससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। स्वाइन फ्लू से संबंधित है H1N1 वायरस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 2014 नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं थंडरबोल्ट, अग्नि परीक्षा, फ्लाइंग गरुड़ या स्माइलिंग बुद्ध। दोस्तों भारत में से पहली बार नाभिकीय परीक्षण 1974 में किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में। और इस नाभिकीय परीक्षण का ऑफिशियल कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या एपिजेटिक। दोस्तों यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल जाता तो उसे कहा जाता है पेंडेमिक, महामारी। जैसे कि वर्तमान समय में कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज 19, इससे WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेंडेमिक घोषित किया है, महामारी, वैश्विक महामारी घोषित किया है कोरोना वायरस को। और यदि कोई इस तरह से मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल जाता है उसे पेंडेमिक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक पौधा अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं ओसियम टेनिफ्लोरम, कुरकुमा लॉन्गा, विथेनिया सोमनीफेरा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम होता है विथेनिया सोमनीफेरा, जबकि ओसियम टेनिफ्लोरम ये नाम होता है दोस्तों तुलसी का। और कुरकुमा लॉन्गा ये एक जिंजर प्रजाति का है, और ये टर्मरिक हल्दी का वैज्ञानिक नाम होता है कुरकुमा लॉन्गा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम। तो दोस्तों इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च की स्थापना की गई थी वर्ष 1971 में, और यह स्थित है दोस्तों कलपक्कम में, यानी यह ऑप्शन सही है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों वर्ष 1948 में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वर्ष 1948 में, और यह स्थित है हैदराबाद में, यानी यह ऑप्शन भी सही है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों यह स्थित है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में। यह मैथमेटिक्स और फिजिक्स से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे से दोस्तों? यह इलाहाबाद में, यानी यह ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, यह कोलकाता में स्थित है दोस्तों, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में, यानी इसमें से ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? दोस्तों डेंगू बुखार आता है फीमेल इजिप्टी मच्छर के काटने से, और यह एक वायरल बुखार है, वायरस के कारण होता है, और इसके कारण अगर यह बुखार आ जाता है तो मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। दोस्तों बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक था ICICI बैंक। ICICI बैंक के द्वारा रोबोटिक सॉफ्टवेयर लागू किया गया पहली बार भारत में, और भारत का पहला
बैंकिंग रोबोट जिसका नाम दिया गया था लक्ष्मी, याद रखिएगा दोस्तों, लक्ष्मी नाम दिया गया था भारत के पहले बैंकिंग रोबोट्स को। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करें तो यह भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और वर्तमान में रजनीश कुमार आरबीआई के चेयरमैन हैं, एसबीआई के चेयरमैन हैं। आईसीआईसीआई बैंक वर्तमान में दोस्तों इसके जो सीईओ हैं संदीप बख्शी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एचडीएफसी के हैं आदित्य पुरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमआरआई का पूर्ण रूप है, ऑप्शन दिए गए हैं, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। तो दोस्तों एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका उपयोग शरीर के भागों का चित्रण करने में, क्रॉस सेक्शनल इमेज करने के लिए एमआरआई का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा ब्रेन ट्यूमर, रीढ़, इसका उपयोग आदि का पता लगाने में एमआरआई का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों एमआरआई के विकास से संबंधित है सर पीटर्स मैनफील्ड, जिन्हें वर्ष 2003 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल दिया गया एमआरआई को विकसित करने के लिए सर पीटर्स मैनफील्ड को वर्ष 2003 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्पैम किस विषय से संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, कला, संगीत, खेल या कंप्यूटर। तो दोस्तों स्पैम एक तरीके से जंक मेल होते हैं, जिसमें दूसरे के अनाधिकृत टाइप के मेल होते हैं, और यह संबंधित है दोस्तों कंप्यूटर से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूजल्स के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम और प्लूटोनियम। तो दोस्तों नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, थोरियम का प्रयोग किया जाता है और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। इनमें से प्रयोग नहीं किया जाता कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? रक्त कैंसर के ऑप्शंस दिए गए हैं, आयोडीन 131, सोडियम 24, गोल्ड 198 और कोबाल्ट 16। तो दोस्तों ब्लड कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है ब्लड कैंसर्स में, जबकि आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों थायराइड के उपचार में। गोल्ड 91 का उपचार किया जाता है रेटिना दोषों को दूर करने में, और कोबाल्ट 60 प्रयोग किया जाता है ब्लड कैंसर्स को दूर करने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, रघुनाथ माशेलकर, विजय भटकर, जयंत नीलकर, नंदन नीलकेणी। तो दोस्तों भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाते हैं डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। भारत में परम श्रेणी के कंप्यूटर विकसित करने में विजय भटकर का योगदान रहा, इसीलिए इन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वर्तमान में यह नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में कार्य कर रहे हैं विजय भटकर, जबकि नंदन नीलकेणी भारत में आधार क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर मेंबर रहे हैं नंदन नीलकेणी, और आधार जो भारत में आधार कार्ड की क्रांति हुई उसके जनक कहे जाते हैं नंदन नीलकेणी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों वाईमैक्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यह सैटेलाइट डिश जैसे एंटीना के माध्यम से लगभग 65 से 70 किलोमीटर के क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वाईमैक्स तकनीकी के माध्यम से। यानी इसका संबंध दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, संचार प्रौद्योगिकी से संबंध है वाईमैक्स का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। दोस्तों
ल्यूकेमिया कैंसर के कारण वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स WBC की संख्या में वृद्धि होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कारक माना जाता है? तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त आतंचन यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। दोस्तों विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल, जबकि विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों, इसकी कमी से रोग हो जाता है रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन बी थायमिन वैज्ञानिक नाम होता है इससे, और इसकी कमी से होता है बेरी। विटामिन ई टोकोफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है, और जनन शक्ति में कमी आ जाती है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। जबकि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है विटामिन के की, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों फिलोक्विनोन। अगले क्वेश्चन यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी विटामिन के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी समाचार पत्रों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है, ऑप्शन दिए गए हैं अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से, या जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से। दोस्तों प्रोजेक्ट लून गूगल एक्स के द्वारा एक इंटरनेट सेवा है। यह जिन क्षेत्रों में इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की पहुंच नहीं है उसमें बलून गुब्बारों के माध्यम से आसमान में इन गुब्बारे स्थापित किए जाएंगे, और इनके माध्यम से इंटरनेट सर्विसेज प्रदान की जाएगी उन क्षेत्रों में जहां पे मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट की पहुंच नहीं है, और इससे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट लून। बलून्स के माध्यम से इंटरनेट की सेवाएं, यानी इसका संबंध दोस्तों बेतार वायरलेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नैनो मिशन की शुरुआत भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कब की गई? दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में नैनो साइंस को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा मई 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी वर्ष 2007 में। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 1000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, और नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी जाने माने वैज्ञानिक CNR राव की अध्यक्षता में, जिन्हें भारत सरकार ने फिजिक्स के क्षेत्र में भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नोबेल भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। CNR राव को भारत रत्न से सम्मानित हैं CNR राव। इन्हें भारत में फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, CNR राव से, और इन्हीं के नेतृत्व में भारत में नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मई 2007 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, एक तरफ प्रदूषक दिए गए हैं, दूसरी तरफ होने वाली बीमारी दी गई। तो पारे के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मिनीमाटा बीमारी बिल्कुल सही है। कैडमियम के द्वारा इटाई रोग, ये भी सही है। नाइट्रेट आयन के द्वारा ब्लू बेबी सिंड्रोम भी नाइट्रेट आयन के कारण होता है। जबकि फ्लोराइड आयन के कारण फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, जो कि दांतों और बोन से संबंधित है, यानी यह ऑप्शन गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी फ्लोराइड आयन मतलब अगर शरीर में पहुंचते हैं तो इसके कारण फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जो कि दांत एवं बोन्स को प्रभावित करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण भारत और किस देश के सहयोग से हुआ? दोस्तों
आपको बता दें कि दो टाइप की मिसाइल होती हैं, एक होती है क्रूज मिसाइल और दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल गाइडेड मिसाइल नहीं होती, यानी इन्हें एक बार छोड़ने के बाद, प्रक्षेपित करने के बाद इन्हें गाइड नहीं किया जा सकता और ये ग्रेविटी से मतलब के माध्यम से ही चलती है। जबकि क्रूज मिसाइल गाइडेड मिसाइल की जाती है, इनके दिशा में परिवर्तित किया जाता है और ये बेहद नीची ऊंचाई पे इन्हें प्रक्षेपित किया जा सकता है ताकि किसी राडार वगैरह में पकड़ में ना आ सके क्रूज मिसाइल, और ये गाइडेड मिसाइल होती हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी क्षमता है 300 किलोमीटर, और ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो विकास की पहल में महत्वपूर्ण योग रहा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। 300 किलोमीटर की इसकी क्षमता होती है और इसे हवा से, जमीन से, पनडुब्बियों से, कहीं से भी इसे दागा जा सकता है, युद्धपोत से भी इसे दागा जा सकता है। दागो और भूल जाओ इसे कहा जाता है। एक बार ब्रह्मोस मिसाइल आपने दाग दी और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ इसी के लिए टैगलाइन है। और ब्रह्मोस यह ब्रह्मपुत्र और मस्कवा, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस, और यह रूस की सहायता से इसका निर्माण संभव हो पाया है, ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। BT कॉटन की प्रचलित किस्म है, ऑप्शन दिए गए हैं मेक 12, मेक 162, मेक 184 एंड डी ऑल द अबव। दोस्तों आनुवांशिक रूप से परिवर्तित BT कॉटन की ये प्रचलित किस्में हैं मेक 11, मेक 162 और मेक 184, यानी स्पष्ट का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। ये सभी BT कॉटन की जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्में हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम के निर्माता कौन कहलाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर US राव, प्रोफेसर MGK मेनन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम के निर्माता कहलाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। दोस्तों भारत में एक मिशन चालू किया गया था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ष 1983 में, और यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। पूर्ण स्वदेशी तकनीकों से मिसाइल को विकसित किया गया और इसमें मुख्य रूप से जो विकसित की गई PATNA, P से पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी सतह सतह, अग्नि सतह सतह, त्रिशूल अग्नि से सतह से हवा, नाग एंटी टैंक मिसाइल है, और आकाश, ये सभी मिसाइल IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह विकसित की गई और भारत में पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं, प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर राजा रमन्ना के नाम पे स्थित है दोस्तों, भारत मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित सेंटर है RRCAT, राजा रमन्ना सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये स्थित है दोस्तों इंदौर में। डॉक्टर US राव के नाम पे US सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया गया है बेंगलोर में। ये इसरो के पूर्व चीफ रहे हैं, इनके नाम पे बेंगलोर में US सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया गया है बेंगलोर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किसका प्रयोग जैव कीटनाशक के रूप में, बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, एजोला और नीम। दोस्तों बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं राइजोबियम, एजोस्पाइरलम और एजोला तथा एजोवेक्टर, ये सभी बायो फर्टिलाइजर्स जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि जैव कीटनाशक के रूप में नीम का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बैक्लोवायरस, बैसिलस थुरिनजिएनेसिस, ये सभी जैव कीटनाशक बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवों, पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त
कीटनाशकों को जैव कीटनाशक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत ने बराक 8 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल निम्न में से किसके सहयोग से विकसित की है? ऑप्शन दिए गए हैं रूस, यूएसए, इजराइल और फ्रांस। तो दोस्तों सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है बराक 8 नेक्स्ट जनरेशन। इसकी मारक क्षमता होती है 70 to 19 किलोमीटर, 70 से 90 किलोमीटर, और यह भारत तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित की जा रही है बराक 8 मिसाइल। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी इजराइल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रैफिक रोबोट सिस्टम स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो ट्रैफिक रोबोट सिस्टम स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं चिल्का झील के निकट, पुलिकट झील के निकट, महानदी मुहाने के निकट या गोदावरी मुहाने के निकट। तो दोस्तों श्री हरिकोटा द्वीप जो कि इसरो का एक महत्वपूर्ण सेंटर है जिसे स्थापित किया गया था 1971 में, और इसका नाम था दोस्तों SHAR श्री हरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज, और 2002 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसरो के पूर्व चीफ सतीश धवन के नाम पे इस केंद्र का नाम रखा गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसका नाम परिवर्तित कब कर दिए गए? 2002 में, और ये द्वीप स्थित है इसरो का महत्वपूर्ण अंतरिक्ष केंद्र है, और ये स्थित दोस्तों पुलिकट झील के निकट आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिकी सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर और मैसूर। तो दोस्तों आर्टिफिशियल सेंटर फॉर रोबोटिकी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थित है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में, और इसे स्थापित किया गया था 1986 में। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी बेंगलोर कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लू डीप सुपर कंप्यूटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, IBM और गूगल। दोस्तों ब्लू डीप एक सुपर कंप्यूटर है जो कि मुख्यतः चेस प्लेइंग कंप्यूटर है जिसका विकास किया गया था दोस्तों वर्ष 1985 में, और यह विकसित किया गया था दोस्तों IBM अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी IBM के द्वारा। दोस्तों इस सुपर कंप्यूटर ने चेस के महान खिलाड़ी गैरी कॉस्परोव को इसने इस सुपर कंप्यूटर ने हरा दिया था। ब्लू डीप सुपर कंप्यूटर ने हरा दिया था, और इसका विकास किया गया था दोस्तों IBM के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ये अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग कंपनी है, और गूगल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्तमान CEO हैं सत्या नडेला, ये भारतीय मूल के हैं। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, और IBM के हाल ही में जो CEO चुने गए हैं अरविंद कृष्णा, ये भी भारतीय मूल के, और गूगल के सुंदर पिचई, ये भी भारतीय मूल के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 19 अप्रैल 1975, 6 दिसंबर 1957, 21 जनवरी 1958 या 2 अक्टूबर 1980। दोस्तों आर्यभट्ट स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है, और इसका प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष केंद्र से आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट, और इसका प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। कहाँ से किया गया था दोस्तों? सोवियत संघ की अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन दिए गए हैं वर्ष 2004, 2005, 2013 और 2015। ग्रामीण जनसंख्या को सुलभ, सहज तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की शुरुआत की गई थी, जबकि वर्ष 2013 में
1 मई 2013 को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री तथा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर्स होते हैं। तो दोस्तों काउंसिल CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1942 में, 1942 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यह रेडियो, अंतरिक्ष भौतिकी, महासागर विज्ञान, भूभौतिकी, रसायन, औषधि, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, खनन, पर्यावरण, सूचना के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, और जो इसके जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष होते हैं CSIR के भारत के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सोफिया रोबोट को किस देश ने आधिकारिक नागरिकता प्रदान की है? ऑप्शन दिए गए हैं जापान, हांगकांग, चीन और सऊदी अरब। दोस्तों सोफिया रोबोट विकसित किया गया है हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा, और वर्ष 2017 में सऊदी अरब ने सोफिया रोबोट को आधिकारिक नागरिकता प्रदान की है। यह दुनिया की पहली रोबोट, मतलब नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली रोबोट है सोफिया। यह इंसानों के बीच रह सकती है, बातचीत कर सकती है तथा चेहरों का भाव प्रदर्शित करने में सक्षम है सोफिया रोबोट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है? ऑप्शन दिए गए हैं केवल न्यायालयी छानबीन में, केवल पैतृत्व विवाद में, केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में, या उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। दोस्तों यह एक जैविक तकनीक है DNA फिंगरप्रिंटिंग। अनुवांशिक स्तर पर लोगों की पहचान सुनिश्चित करना ही DNA फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। और भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं डॉक्टर लाल जी सिंह, और इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है न्यायालयी छानबीन में, पितृत्व विवाद निपटाने में, संकटपन्न प्राणियों के रक्षण में, अनुवांशिक बीमारी पहचान करने में DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन दिए गए हैं 2015, 2016, 2017 और 2018। दोस्तों भारत में कृषि को फायदे का सौदा बनाना, फूड प्रोसेसिंग में आधुनिकीकरण लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत संपदा योजना की शुरुआत की गई मई 2017 में। यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक अम्ब्रेला स्कीम है। संपदा, द वर्ड संपदा इज एक्रोनिम फॉर, संपदा का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। इस योजना के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग में, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आधुनिकीकरण लाने के उद्देश्य से कोल्ड चेन, फूड पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों को प्राप्त करने वाली निरीक्षण लैबोरेटरी विकसित करना इस योजना का उद्देश्य है, किसान संपदा योजना का। और यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत और लगभग 9 योजनाएं कार्य कर रही हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत। और इस योजना के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए भारत सरकार ने 6000 करोड़ का बजट रखा। और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, वर्ष 2017। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं फोरस्क्वायर,
पिंटरेस्ट, कीवी बॉक्स या यांडेक्स। तो दोस्तों फोरस्क्वायर ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, पिंटरेस्ट ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, कीवी बॉक्स यह भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जबकि यांडेक्स यह एक सर्च इंजन है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी यांडेक्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस से संबंधित संस्थान मैप आईटी का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 1995, 1997, 1999 या वर्ष 2003। मैप आईटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एमपी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत कार्य करती है यह संस्था, और इसका गठन वर्ष 1999 में किया गया था, मैप आईटी का गठन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आप भारत में आपदाओं के सभी प्रकार की आपदाओं का नियंत्रण के लिए, उनके प्रबंधन करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पारित किया। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। इसमें कुल 11 अध्याय तथा 79 धाराएं इस एक्ट में हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम में। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता करते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री, और जिला स्तर पे भी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं उस जिले के कलेक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं टाइफून, हैरिकेन, टॉर्नेडो और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात आने जाते हैं उनका नाम दिया जाता है हैरिकेन और कैटरीना कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र त्रासदी किस देश से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं तुर्की, इजराइल, यूक्रेन और जापान। दोस्तों तत्कालीन सोवियत संघ यानी जो वर्तमान में यूक्रेन है, यूक्रेन के चेरनोबिल नामक शहर में तकनीकी खराबी के कारण परमाणु संयंत्र में तकनीकी खराबी के कारण चेरनोबिल त्रासदी हुई। ये कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1984 में। चेरनोबिल 1986 में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र त्रासदी, और यह संबंधित दोस्तों यूक्रेन से। यूक्रेन की वर्तमान राजधानी दोस्तों कीव, और हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए हैं जाने माने हास्य अभिनेता व्लादिमीर जेलेंस्की। दोस्तों जापान में जो आपदा आई थी ये थी फुकुशिमा, जापान के फुकुशिमा में भूकंप आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज INCOIS जिसे बोला जाता है भारतीय राष्ट्रीय सूचना महासागर सेवा केंद्र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत कार्य करता है, और यह भारत में समुद्र में से संबंध अर्ली वार्निंग्स जारी करता है, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1999। डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत कार्य करता है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि और वायु में कण। तो दोस्तों डेसिबल वातावरण में ध्वनि नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक यूनिवर्सल लॉ
का प्रतिपादन किया था सर आइजैक न्यूटन ने। इन्होंने यह बताया था कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? ऑप्शन दिए गए हैं ठोस, द्रव, गैस और वायु। तो दोस्तों ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है सॉलिड मीडियम में। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रव में और फिर उसके बाद गैस में। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिए गए हैं रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन और नील्स बोर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत दिया गया था। उनके अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वह ठोस, द्रव या गैस से बने हों, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा था, और यह प्रतिपादित किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रक्त का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6.4, 7.4 और 8.0। दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एक स्केल होती है, इसमें 7 अगर है उसे न्यूट्रल कहा जाता है, 7 से कम अम्लीय यानी एसिडिक, और 7 से ऊपर होता है उसे बेसिक क्षारीय कहा जाता है। और जो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4, यानी ये क्षारीय होता है। बेसिक होता है रक्त का पीएच वैल्यू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? राइबोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज और माल्टोज। तो दोस्तों फलों का मधुर मधुर स्वाद होता है फ्रैक्टोज के कारण, जबकि लैक्टोज पाई जाती है मिल्क में, दूध में लैक्टोज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं ऊन, चमड़ा, नायलॉन और रेशम। तो दोस्तों नेचुरल पॉलीमर नहीं होता नायलॉन। नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक है, इसे बनाया जाता है, जबकि ऊन, चमड़ा और रेशम ये सभी प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऑप्शन दिए गए हैं कोयला, परमाणु, पेट्रोल और सौर। तो दोस्तों सौर ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा में, सोलर सिस्टम से उत्पन्न ऊर्जा में प्रदूषण की बिल्कुल भी समस्या नहीं होती है, जबकि कोयला, परमाणु और पेट्रोल इनके दहन से प्रदूषण की समस्या होती है, और सोलर सिस्टम में प्रदूषण की बिल्कुल भी समस्या नहीं होती। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक और विषाणु। तो दोस्तों आर्सेनिक ये भूमिगत जल को दूषित करने वाले एबायोटिक पॉल्यूशन है। अगले क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन दिए गए हैं पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत और आमाशय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों छोटी आंत में मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ हैं। तो इसके उत्तरदायी होते हैं दोस्तों एंजाइम्स, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी एंजाइम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 2014, 2015, 2016 और 2017। सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत ई शासन, ब्रॉडबैंड हाईवेज, ई क्रांति, पब्लिक इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, IT जॉब, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी के विकास के लिए भारत में डिजिटल क्रांति लाने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है दोस्तों देहरादून में, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। जो इसरो के चेयरमैन होते हैं, इसरो के चेयरमैन
ये इसरो की एक इकाई है और इसरो के चेयरमैन ही इसके चेयरमैन होते हैं। भारत के द्वारा सबसे पहले सुदूर संवेदन क्या होता है दोस्तों? सुदूर संवेदन ये होता है कि किसी के संपर्क में आए बिना ही उसकी जानकारी एकत्र कर लेना। सूर्य के द्वारा जो पृथ्वी पे किरणें आती हैं उन परावर्तित किरणों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है। भारत में कार्टोसैट 2, ओशियनसैट 2, रिसैट जैसे सुदूर संवेदी उपग्रह स्थापित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BZR-34 किस रोग से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं कैंसर, मधुमेह, तपेदिक और टाइफाइड। तो दोस्तों BZR संबंधित है मधुमेह रोग से। किससे संबंधित दोस्तों? मधुमेह रोग से संबंधित है BZR। अगला क्वेश्चन, यह एक आयुर्वेदिक दवा होती है BZR। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न को सही सुमेलित कीजिए। संस्था दी है और उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। जैसे पहले ऑप्शन है CSIR, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1942 में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में। परमाणु ऊर्जा विभाग, इसकी स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1954 में। कब हुई थी? वर्ष 1954 में। और अंतरिक्ष विभाग 1972 में स्थापित किया गया है दोस्तों। यानी ऑप्शंस में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने सुझाव, अमूल्य सुझाव देना ना भूलें। यदि आपने पिछले टेस्ट अगर मिस किए हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके उनका एनालिसिस देख सकते हैं तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। डेली करंट अफेयर तथा मंथली करंट अफेयर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं हम आप हमारे चैनल से, द लर्निंग कैपिटल से। धन्यवाद।